हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 5 का अध्याय 6 जिसका नाम है झीलों के शहर की सैर, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सही उत्तर छांटिए। प्रश्न नंबर 1, 26,845 भाजक 59 बराबर 455 में भाज्य का मान क्या है। देखो, भाग के अंदर वो संख्या भाज्य होती है जिसके अंदर भाग दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है 26,845 के अंदर भाग दे रहे हैं हम 59 का, तो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है 455। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य का मान क्या होगा? भाज्य का मान होगा यहाँ पर 26,845। तो इसके अंदर आ जाएगा 6, तो ये लिख दिया मैंने 6। अब देखो प्रश्न नंबर 2, 9,468 भाजक 12 बराबर का हल होगा, यानी कि यहाँ पर आपको भागफल बताना है। तो आपको क्या करना है, 9,468 में भाग देना है 12 का, तो आपके पास जो भागफल आता है वो उत्तर होगा इसका। तो मैं यहाँ पर जो है 9,468 के अंदर भाग दे लेता हूँ 12 का। देखो, पहला अंक चुन लेता हूँ मैं 9। देखो 9 जो है 12 से छोटे है, इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, तो मैं 2 अंक शामिल करूँगा 9 और 4, तो हो गया यहाँ पर 94। अब देखो 94 में 12 का बार कितनी बार जाएगा? देखो 12 7 होते 84, वो 12 छिन्न में ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 7 84 यानी कि 7 बार जाएगा भाग। तो 12 का पाड़ा 7 बार बोलने पर आएंगे आपके पास 84। तो ये जो है 84 जो है माइनस कर दूंगा 94 में से। तो करो देखो माइनस, देखो 4 में से 4 में माइनस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0। फिर उधर देखो 9 में से 8 में माइनस करूँगा, 9 में से 8 माइनस करूँगा तो 1 बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पर उतार दूंगा 1। अब देखो नीचे जो है 10 हो गई, 10 तो 12 से छोटे जाएगा नहीं भाग, तो मैं अगला अंक जो है नीचे उतार लूँगा यहाँ पर। देखो अगला अंक कौन सा है? अगला अंक है 6, तो 6 को मैं नीचे उतार लूँगा यहाँ पर, तो ये उतार लिया 6। अब हो गया ये 106 यहाँ पर। अब देखो 106 में 12 का भाग दो, देखो 12 7 84, 12 8 96, बाहर नाम 108 106 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 8 96 8 बार ही जाएगा भाग, तो मैं 8 ऊपर लिख दूंगा और ये जो 96 में जो है 106 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है ना? देखो रो देखे माइनस 6 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे? 0 बचेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख दूंगा मैं 0। फिर जो है इधर देखो 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये लिख दो इधर 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है नीचे आ गए 10। अब देखो 10 तो 12 से छोटे हैं, 10 में भाग जाएगा नहीं 12 का, तो मैं जो है अगला अंक नीचे उतारूंगा। देखो अगला अंक कौन सा? 8 है, तो 8 को नीचे उतार लो यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर 8 उतार लेता हूँ। अब हो गई ये 108। अब देखो 12 के पाड़े में 108 आते हैं, कितनी बार में आते हैं? 12 8 96, बार नाम 108, 9 बार के अंदर 108 आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं उधर भागफल के अंदर लिख दूंगा 9 यहाँ पर, और नीचे लिखूंगा 108। अब देखो 108 में से 108 माइनस करो। अब देखो 108 में से 108 माइनस करूंगा तो यहाँ पर शेषफल आ जाएंगे 0 मेरे पास। ठीक है, तो ये लिख दिया 0। तो अब देखो 12 का भाग दिया 9,468 में, तो भागफल क्या आया हमारे पास? 789 आए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 2 के अंदर शेष जो है 789 है ना, तो इसके अंदर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3, 572 भाजक खालिस्तान बराबर 44 में भाजक का मान क्या है? देखो यहाँ पर 572 यहाँ पर भाज्य हुआ, और यहाँ पर भाजक की जगह जो है खालिस्तान दे रखा है, और बराबर भागफल जो दे रखा है आपको 44 दे रखा है। तो देखो इसको किस प्रकार से करना है? तो देखो यहाँ पर 572 जो है वो है भाज्य, तो लिख लेता हूँ भाज्य, भाजक के चिन्ह की जगह भाजक का चिन्ह। अब देखो खालिस्तान में भाजक आएगा कोई, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा भाजक बराबर वो 44 जो दे रखा है, ये दे रखा है भागफल यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है भाजक। देखो भाजक को कैसे ज्ञात करेंगे? देखो भाज्य बटावा, और ये जो भाजक आ जाएगा बटे के अंदर। देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बटा भाजक बराबर आ जाएगा यहाँ पर भागफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है मैं भागफल की जगह भाजक उतार दूंगा और भाजक की जगह भागफल उतार दूंगा कि वज्र गुणा करके। ठीक है ना, तो भाज्य बटावा आ जाएगा यहाँ पर भागफल बराबर आ जाएगा भाजक। तो भाजक कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम भाज्य में भागफल का भाग दे दे तो भी भाजक आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 44 का 572 में भाग दिया तो 13 आया हमारे पास। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन से 13 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर भी हो गया से। अब देखो प्रश्न नंबर 4, अप्रैल माह में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा? देखो अप्रैल महीने के अंदर होते हैं 30 दिन। ठीक है, तो मैं 5,640 के अंदर जो है 30 का भाग दे दूं
तो एक दिन में जितने भी टन कोयले का खनन हुआ वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ कि अप्रैल माह में दिन कितने होते हैं, अप्रैल माह में दिन होते हैं 30 दिन, ठीक है। अब प्रतिदिन कितने टन कोयले का जो है खनन होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो मैं जो है 5,740 टन के अंदर 30 का भाग दे दूंगा। तो दो दे के देखो 5 के अंदर 30 का भाग जाएगा, नहीं तो 56 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 30 एकम 30, तो 56 में से अब जो है मैं 30 माइनस कर दूंगा यहाँ पर। तो करो देखो माइनस, यहाँ पर देखो 6 में से 0 जाएंगे तो 6 के 6 ही बचेंगे यहाँ पर, तो लिख देता हूँ नीचे 6। और इधर जो है 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 में माइनस करूँगा तो आएगा 2, तो ये आगे नीचे 26। अब 26 जो है 30 से छोटा भाग जाएगा नहीं, तो मैं अगला अंक 4 उतारूँगा नीचे। तो उतारो देखे यहाँ पर 4, ठीक है। अब 264 के अंदर जो है आपको 30 का भाग देना है, ठीक है ना। तो 2 दे के 30 का भाग, तो 30 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, ठीक है ना। तो 30 का पार्ट 8 बार बोलेंगे तो आएंगे यहाँ पर 240। तो यहाँ पर जो है 264 में से 240 माइनस कर दूंगा मैं। तो करो देखे माइनस, यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है ना। अब देखो 24 से नीचे 24 जो 30 से छोटा जाएगा नहीं भाग, तो अगला अंक 0 उतार लूँगा मैं, ठीक है। तो अब जो होगा ये 240, वो 240 30 के बारे में आते हैं 8 बार में, ठीक है ना। तो देखो 240 आ गया यहाँ पर, माइनस करो। अब देखो 240 में से मैं 240 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। तो ऊपर भागफल में कितना आई, 188 आई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 188। तो प्रश्न नंबर 4 के अंदर जो है ए है 188, तो ए इसका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे संख्याएं आपको दे रखी है, इन संख्याओं में जितने भी अंक हैं उनका योग करना है। उनके योग करने पर जो संख्या आ रही है अगर वो 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी होगी। तो देखो इसका आंसर होगा दे। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से अंक है, 9, 6, 4, 8, इनका योग करो। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15, 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19, 19 और 8 को जोड़ेंगे 27, तो 27 9 से विभाजित है ना। तो इसका मतलब 9,648 भी 9 से विभाजित होगी, तो दे इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हल कर लेना है इसका। अब देखो प्रश्न नंबर 6, हल करके उत्तर की जांच कीजिए। देखो जांच करने का फॉर्मूला आपको प्रश्न में दे रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो पहला है 495 में भाग देना है 11 का यहाँ पर, ठीक है। तो दो यहाँ पर 495 जो है भाज्य है और 11 जो है भाजक होगा। तो 2 दे के 495 में 11 का भाग, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर भाग का चिन्ह पहले यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 495 यानी कि भाज्य लिख दिया मैंने यहाँ पर अंदर, और बाहर जो है भाजक यानी कि 11 का मैं भाग दूंगा। तो देखो भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करता है, मैं पहला अंक चुनूंगा 4। तो 4 तो 11 से छोटे इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, तो मैं 2 अंक शामिल करूंगा। 2 अंक शामिल करने पर होगी संख्या 49, ठीक है। अब 49 के अंदर 2 11 का भाग, तो 11 चौक 44, 11 पंचो 55 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 11 का भाग जो है 49 में गया 4 बार, तो 11 चौक 44। ये जो 4 है मैं लिखूंगा भागफल के अंदर, ठीक है। तो ये लिख दिया 4। तो 11 का पहाड़ा 4 बार बोला था ये कितने 44, तो ये 44 49 में से मैं घटाऊंगा, तो यहाँ पर लगाऊंगा माइनस का चिन्ह। अब घटाओ देखे, अब देखो 9 में से 4 माइनस करूंगा मैं, 9 में से 4 घटाऊंगा तो बचेंगे मेरे पास यहाँ पर 5, और 4 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0, तो ये उतार दिया 0। अब देखो नीचे अंक है 5, अब 5 तो 11 से छोटा भाग जाएगा नहीं, तो मैं जो है अगला अंक उतारूंगा, यानी अगला अंक है 5, तो 5 नीचे उतार दो यहाँ पर, तो ये उतार दिया मैंने 5। अब हो गए 55 यहाँ पर मेरे पास। अब 11 के पहाड़े में 55 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं, तो वहाँ पर ऊपर भागफल के अंदर जो है मैं लिख दूंगा 5, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 5। तो 11 का पहाड़ा 5 बार बोला था यहाँ 55, तो 55 में जो है 55 में से यहाँ पर घटा दूंगा, तो यहाँ पर लगाऊंगा माइनस का चिन्ह। अब घटाओ देखे, 5 में से मैं 5 घटाऊंगा तो बचेंगे मेरे पास 0, तो ये उतार दिया यहाँ पर 0। फिर जो है 5 में से 5 घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास 0, तो फिर जो है 0 उतार दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो 495 है ये है भाज्य, और 11 है ये है भाजक, और 45 ये है भागफल, और नीचे 0 जो हमें प्राप्त हुआ
ये है शेषफल। तो देखो यहाँ पर प्रश्न के अंदर जांच करने के लिए फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर जांच और फॉर्मूला लिख लूँगा नीचे। फॉर्मूला दे रखा है आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस यहाँ पर जो है शेषफल, ये सूत्र हो जाएगा जांच करने का। अब देखो भाज्य की जगह मैं भाज्य लिखूंगा, भाज्य दे रखा आपको 495, तो लिख दिया 495 बराबर का चिन्ह, भाजक दे रखा 11 तो 11 गुणा भागफल दे रखा 45 तो 45 प्लस शेषफल की जगह आ जाएगा यहाँ पर 0 ठीक है। अब देखो 495 की जगह 495 बराबर, अब जो है मैं 11 को गुणा करूँगा 45 से, तो 11 को गुणा करूँगा 45 से तो मेरे पास 495 ही आएंगे, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरफ 495 बराबर 495 आ गए, इसका मतलब हमारा भाग सही है। इस प्रकार से आपको जो है जांच करके बता देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का दूसरा, 1092 में भाग देना है चुगदा का। तो 2 दे के नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 1092 और इसके अंदर जो है अब जो है भाग दे दूंगा मैं यहाँ पर चुगदा का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला अंक चुनूंगा 1, एक जो है चुगदा से छोटा भाग जाएगा नहीं, फिर 2 अंक चुनूंगा 10 हो गए, 10 भी जो है चुगदा से छोटे भाग जाएगा नहीं, फिर 3 अंक चुनूंगा 109। अब 109 के अंदर जो है आपको भाग देना है चुगदा का, कितनी बार जाएगा, चुगदा 7 98, चुगदा अंटी 100 बार ज़्यादा होंगे तो 7 बार जाएगा भाग, तो चुगदा 7 यहाँ पर आ जाएंगे 98, तो 7 बार दिया तो आए 98। तो 109 में से अब जो है 198 में माइनस कर लूँगा, करो देखे माइनस। अब देखो यहाँ पर जो है 9 में से 8 जाएंगे, तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो 1 बच जाएगा। अब देखो इधर बच्चे 10, 10 में से 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर जो है 11 आ गए। अब तो देखो 11 तो जो है चुगदा से छोटे है, इसमें जाएगा नहीं भाग, तो मैं अगला अंक नीचे उतार लूँगा। अगला अंक है 2, तो 2 नीचे उतारो यहाँ पर नीचे, तो ये 112 हो गए। अब देखो 112 में चुगदा का भाग दो आप, देखो चुगदा 7 98, चुगदा आंटी 112, 8 बार जाएगा भाग, ठीक है ना। तो 8 बार जाएगा तो आएंगे 112, तो यहाँ पर जो है 112 में से 112 माइनस करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब देखो 112 में से मैं 112 घटाऊँगा तो कितने बचेंगे, 112 में से 112 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0, तो नीचे उतार लेता हूँ मैं यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसके अंदर भाज्य है 1092, चुगदा जो है भाजक है 78 भागफल और नीचे 0 जो है ये है शेषफल। अब जो है इसकी जांच कर लूँगा मैं, तो जांच करे देखे, जांच का फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं नीचे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये जो है फॉर्मूला लगा लिया। अब भाज्य की जगह भाज्य आ जाएगा 1092 बराबर भाजक की जगह आ जाएगा चुगदा गुणा भागफल की जगह आ जाएगा 78 प्लस शेषफल है यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो 1092 की जगह आ जाएगा 1092 बराबर, अब देखो आप जो है चुगदा को गुणा करोगे 78 से तो आपके पास आएगा 1092 और 1092 में 0 जोड़ोगे तो भी 1092 आएगा, तो 1092 बराबर आ गया 1092, तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। इस प्रकार जांच कर लेनी है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का तीसरा, 1280 के अंदर भाग देना है आपको 16 का, ठीक है। तो 2 देके यहाँ पर लिख लेता हूँ 1280 और इसके अंदर भाग देंगे हम 16 का, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 16, ठीक है। अब देखो पहला अंक चुनूंगा 1 है, 1 तो 16 से छोटा भाग जाएगा नहीं, फिर 2 अंक चुनूंगा हो गए 12, 12 भी 16 से छोटा भाग जाएगा नहीं, फिर 3 अंक चुनूंगा हो गए 128 और 128 में भाग चला जाएगा 16 का, तो कितनी बार जाएगा, 128 जो है 16 के पाड़े में है 8 बार में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है भागफल में लिख लूँगा 8 में, तो अब देखो 16 8 128 होते हैं, तो 128 में से करूँगा माइनस 128, तो अब लगाऊंगा माइनस का चिन्ह यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 128 में से 128 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 0, ठीक है ना, तो ये उतार दिया 0 यहाँ पर। अब देखो 0 में 16 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं अगला अंक उतारूंगा, अगला अंक 0 है तो 0 नीचे उतारो यहाँ पर। अब ये 0 उतार दिया, फिर भी जो है 0 उतारने पर भी भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब भाग टूट गया आप, ठीक है ना। तो भाग टूटने पर 1 0 लगा दूंगा ऊपर, तो 16 का भाग जो है 1280 में गया 80 बार में, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर 1280 तो हो गया भाज्य, 16 भाजक और 80 हो गया भागफल, और नीचे शेषफल आया 0। अब जो है हमें इसकी जांच करनी है, तो मैं सबसे ऊपर लिख लूँगा यहाँ पर जांच, और जांच के नीचे ये जो सूत्र दे रखा है आपको जांच करने का वो लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है इसका सूत्र हो गया। अब देखो भाज्य की जगह भाज्य उतारो नीचे 1280 बराबर भाजक की जगह आ जाएगा 16 गुणा भागफल की जगह आ जाएगा 80 प्लस शेषफल की जगह आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो 1280 की जगह यहाँ पर उतारो 1280 बराबर 16 को मैं गुणा करूँगा 80 से, 16 को 80 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 1280। ठीक है, तो 0 जोड़ने पर 1280 आना है। अब तो 1280 बराबर 1280 हो गया, इसका मतलब भाग सही है हमारा। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का चौथा, इसके अंदर आपको 725 में भाग देना है 13 का। तो देखो दो देखे यहाँ पर लिख लेता हूँ 725, इसके अंदर भाग देंगे हम 13 का। ठीक है, अब देखो पहला अंक चुनूंगा मैं 7, 713 से छोटा जाएगा नहीं भाग, फिर 2 अंक चुनूंगा 72 हो गए। अब 72 के अंदर 13 का भाग देखो कितनी बार जाता है, 13 पंजो 65, 13 छक्की 78 ज़्यादा हो जाएंगे तो 5 बार जाएगा, 13 पंजो 65। तो ऊपर जो है मैं भागफल के अंदर 5 उतार दूंगा। ठीक है ना, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर 5। 13 का पहाड़ा 5 बार बोला था या 65, तो 72 में से मैं 65 नीचे घटाऊंगा। तो घटाने के लिए यहाँ पर लगाऊंगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो घटाओ दे के अब देखो 2 में से 5 जाएंगे नहीं, एक उतार लूँगा, 12 में से 5 जाएंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7, तो यहाँ पर उतार दिया 7। अब 7 की जगह 6 ही बचा, उधर 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 0, तो ये उतार दिया 0। अब देखो 7 जो है 13 से छोटा है, जाएगा नहीं भाग, तो मैं अगला अंक उतारूंगा। अगला अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 को आपको नीचे उतारना है, तो ये उतार दिया मैंने नीचे 5। यहाँ पर 75 हो गए। अब देखो 75 में कितनी बार जाता है भाग, देखिए 13 पंजो 65, 13 छक्की 78 हो जाते, ज़्यादा हो जाएंगी तो 5 बार ही जाएगा भाग। ठीक है ना, तो भागफल के ऊपर उतार दूंगा 5 वहाँ पर। तो 13 का पहाड़ा 5 बार बोला तो फिर से 65 आई हमारे पास, तो 75 में से 65 घटाएंगे अब की बार। तो देखो 75 में से 65 घटाओ यहाँ पर, तो घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 में माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे 0, और इधर जो है 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 1, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा नीचे 1। तो हमें शेषफल प्राप्त हुआ यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखो वहाँ पर 725 जो है भाज्य है, 13 भाजक, 55 भागफल और 10 जो है शेषफल है। अब कर लेंगे इसकी जांच। जांच का सूत्र क्या है, जांच का सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है सूत्र लगा लिया मैंने। अब भाज्य की जगह भाज्य आ जाएगा यहाँ पर 725 बराबर का चिन्ह, भाज्य की जगह आ जाएगा 13 गुणा भागफल की जगह आ जाएगा 55 प्लस शेषफल की जगह आ जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर देखो, अब देखो 725 बराबर 13 को गुणा करेंगे 55 से, 13 को गुणा करेंगे 55 से तो आएंगे मेरे पास 715 प्लस 10। अब देखो 725 की जगह 725 बराबर 715 में 10 जोड़ूंगा मैं, 715 में 10 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 725। तो 725 बराबर 725 आ गया, इसका मतलब हमारा भाग सही है। इस प्रकार से जो जांच कर लेनी है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का पाँचवा, इसके अंदर 800 में भाग देना है आपको 15 का। तो नीचे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 800, और 800 में हम जो है भाग देंगे यहाँ पर 15 का। तो यहाँ भाज्य की जगह लिख लूँगा 15। तो दो देखे देखो 8 जो है 15 से छोटा है तो जाएगा नहीं, तो अगला अंक शामिल करूँगा मैं 0, तो 80 हो जाएंगे ये। अब 80 में जो है कितनी बार जाएगा 15 का भाग, 80 में 15 का भाग जाएगा 5 बार, 15 पाइनियो 75, 15 छक्की 90 ज़्यादा जाएंगे ना, तो 5 बार ही जाएगा भाग। तो भागफल में ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 5, तो 15 पंजे 75 होते हैं। तो अब जो है 80 में से मैं जो है 75 यहाँ पर कर दूंगा माइनस, तो ये लगाऊंगा माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर जो है 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो मैं 8 से एक उधार लूँगा तो 10 में से 5 घटाना है आपको, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। अब जो है 8 की जगह बच्चे 7 ही, तो अब देखो 7 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, तो ये उतार दिया मैंने 0 यहाँ पर। ठीक है,
अब देखो 5 जो है 15 से छोटा आ जाएगा नहीं भाग, तो अगला अंक जीरो उतार लूँगा नीचे में। तो अगला अंक कौन सा, जीरो, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर नीचे जीरो। ठीक है। अब देखो 50 हुई है, अब 50 के अंदर 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 ज़्यादा हो जाएंगी, तो 15 × 3 = 45 यानी कि 3 बार गया। तो यहाँ पर भागफल के अंदर 3 उतार दूंगा मैं, और 45 जो है 50 में से घटा दूंगा नीचे, तो 50 में से घटाओ यहाँ पर 45। तो देखो माइनस करो यहाँ पर। अब देखो जीरो में से 5 जाता नहीं है, तो मैं 5 से एक उधार ले लूँगा उधर से, तो 10 में से 5 घटाना है आपको। 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। अब देखो उधर जो है 4 ही बच्चे 5 की जगह, 4 में से 4 जाएंगे तो जीरो बचेंगे, तो ये आ गया जीरो। तो यहाँ पर देखो 800 जो है ये तो है भाज्य, 15 जो है ये है भाजक, और 53 भागफल, और 5 जो है शेषफल है। अब जांच कर लेंगे इसकी। जांच का जो है सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है सूत्र लगा दिया मैंने। भाज्य की जगह आ जाएगा 800 बराबर भाज्य की जगह आ जाएगा 15 गुणा भागफल की जगह आ जाएगा यहाँ पर जो है 53 प्लस शेषफल की जगह आ जाएगा यहाँ पर 5। अब देखो 800 की जगह 800 उतारते जाओ इधर, बराबर 15 को मैं अगर गुणा करूँगा 53 से, 15 को गुणा 53 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 795 प्लस 5। अब देखो 800 की जगह हम उतारेंगे यहाँ पर 800 बराबर 795 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, 800 आएंगे, तो ये उतार दिया 800। अब देखो 800 बराबर हो गया 800, तो इसका मतलब हमारा जो है भाग सही है। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6 का जो है छठा, 1820 के अंदर भाग देना है आपको 19 का। तो नीचे लिखूंगा मैं यहाँ पर जो है 1820, ये लिख दिया 1820, और इसके अंदर भाग दूंगा मैं यहाँ पर जो है 19 का। ठीक है ना। अब देखो पहला अंक चुनूंगा एक में जो है जाएगा नहीं भाग, क्योंकि एक छोटा है। फिर 2 अंक चुनूंगा 18 हो गए, 18 भी जो है 19 से छोटा है। फिर 3 अंक चुनूंगा हो गए 182। अब 182 में जो है हम 19 का भाग देंगे। तो देखो 182 में 19 का भाग जाएगा यहाँ पर 9 बार, 19 नाम 171 होते हैं, तो 9 भागफल के अंदर उतार दूंगा, और 182 के अंदर जो है 171 जो है माइनस करूँगा, तो 100 माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर। करो देखे। अब देखो यहाँ पर जो है 2 में से मैं 1 घटाऊँगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर उतार दिया 1 नीचे मैंने। ठीक है। फिर जो है 8 में से 7 गए, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1 बच गया, और उधर 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर उतार देता हूँ मैं नीचे 0। अब देखो 11 तो 19 से छोटे है, 11 में जाएगा नहीं भाग, तो मैं अगला अंक नीचे उतार लूँगा, तो 0 यहाँ पर नीचे उतारो आप। तो यहाँ पर जो है ये जो अगला अंक 0 है ये मैं नीचे उतार दूँगा। अब हो गए 110 मेरे पास यहाँ पर। अब देखो 110 में 19 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 19 पंचो 95, 19 पंचो 95 होता है, तो 5 बार जाएगा यहाँ पर भाग, तो यहाँ पर उतार देता हूँ 5, और 110 में से जो है मैं 95 माइनस कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो 110 में से करो 95 माइनस यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो एक उधार लूँगा उधर से मैं, तो 10 हो गए, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब देखो उधर 11 की जगह 10 ही बचे, अब क्योंकि एक उधार दे दिया था उधर, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और उधर बचा अब 0, ऐसे कैसे उतार दो। और नीचे जो 15 जो है हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गए, तो 1820 में भाज्य है, 19 भाजक, 95 भागफल, और नीचे 15 शेषफल। अब कर लेंगे इसकी जाँच हम। जाँच में सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है सूत्र लगा दिया मैंने। अब देखो भाज्य की जगह क्या आ जाएगा, भाज्य की जगह 1820 बराबर भाज्य की जगह 19 गुणा भागफल की जगह 95 प्लस यहाँ पर जो है शेषफल हो जाएगा 15। अब देखो 1820 की जगह 1820 उतारो यहाँ पर, बराबर अब जो है 19 को करेंगे 95 से गुणा, तो आएंगे 1805 प्लस आगे 15। ठीक है ना। अब देखो 1820 की जगह आ जाएंगे 1820 बराबर 1805 में जोड़ेंगे 15, 1805 में जोड़ेंगे 15, तो आ जाएंगे यहाँ पर 1820। देखो 1820 बराबर 1820 आगे, इसका मतलब हमारा भाग सही है। देखिए प्रश्न नंबर 7,
प्रश्नों के हलों को जांचकर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। देखो पहला, पहले के अंदर आपको जो है 515 के अंदर 5 का भाग देकर बताया गया है। आपको चेक करना है कि ये भाग सही किया गया है या गलत किया गया है। देखो यहाँ पर इसकी जांच करूँगा मैं। देखो जांच वाला सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है जांच का। तो इसमें भाज्य है 515, तो 515 लिख दूंगा, बराबर भाजक है 5 गुणा यहाँ पर भागफल है 13 प्लस शेषफल है 0, तो ये 0 उतार दिया। अब देखो 515 का 515 उतारूंगा, बराबर अब देखो मैं 5 को गुणा करूंगा 13 से, तो 65 आएगा प्लस 0। अब देखो 515 की जगह नीचे 515 उतारूंगा, बराबर उधर देखो 65 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 65 ही आएगा। तो देखो एक तरफ तो आइए 515 और एक तरफ आए 65, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आई। अगर दोनों बराबर आते तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये भाग जो है गलत है। तो नीचे ये ब्रैकेट दे रखा है, इसमें गलत का चिन्ह लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग है, इसके अंदर जो है 763 में 7 का भाग दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि ये भाग सही है या गलत है। तो मैं जांच वाला सूत्र लिखूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है इसके अंदर 763, बराबर भाजक है इसके अंदर 7 गुणा और भागफल है 109 प्लस शेषफल है 0। अब देखो 763 का 763 उतार दूंगा नीचे, बराबर अब देखो 7 को गुणा करूंगा 109 से, तो मेरे पास आएगा 763 प्लस यहाँ पर 0। अब देखो नीचे 763 वापस उतारो, ऐसा कैसा, बराबर अब देखो 763 में मैं 0 जोड़ूंगा तो 763 ही आएगा। अब देखो इधर दोनों तरफ जो है 763 है, बाईं तरफ भी 763 है और दाईं तरफ भी 763 है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए इसका मतलब जो है भाग सही है हमारा। तो यहाँ पर नीचे ब्रैकेट के अंदर मैं सही का निशान लगा दूंगा। इस प्रकार से आपको जो है इन दोनों प्रश्नों की जो हल दे रखे इनको जो है जांच करके सही व गलत का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती है तो बताइए। देखो प्रश्न नंबर 8 का ए, 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो देखो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पर, यानी कि एक बस में अधिकतम जो सवारी बैठ सकती है वो कितनी बैठ सकती है। देखो एक बस में सवारी की क्षमता, यानी कि एक बस की सवारी क्षमता है 50 व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुल व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है, यानी कि कुल व्यक्ति बराबर है 250। तो यहाँ पर जो है कितनी बसों की आवश्यकता होगी 250 व्यक्तियों को बिठाने के लिए। तो आवश्यक बसों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या में मैं 50 का भाग दे दूंगा, यानी कि 250 भाजक 50। तो देखो मैंने भाग देना आपको सिखा दिया, आपको 250 में जो है 50 का भाग देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 250 में अगर हम 50 का भाग देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 5, यानी कि हमें जो है 5 बसों की जो है आवश्यकता होगी। अब देखो ब 8वें का, 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती है। तो देखो एक बस की सवारी क्षमता है 50, तो 8 बसों में कितनी बैठ सकती है, मैं गुणा कर दूंगा 50 को 8 से, है ना, कि 8 बसों में बैठ सकने वाली सवारी संख्या कितनी होगी। तो देखो कुल बसों की संख्या है 8 और एक बस में जो है 50 सवारी बैठ सकते हैं, तो मैं जो है 50 को गुणा कर दूंगा 8 से, यहाँ पर 50 × 40, यानी कि 50 को हम 8 से गुणा करेंगे तो आएंगे 400। तो यहाँ पर जो है 400 जो है सवारी हो जाएगी, ठीक है ना। 8 बसों के अंदर जो है 400 जो है सवारी बैठ सकती है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 का से, यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती है तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएगी। तो सबसे पहले जो है 3 बसों में कितनी सवारी आएगी वो ज्ञात कर लेता हूँ मैं। तो देखो 3 बसों में बैठ सकने वाली सवारी, तो देखो एक बस के अंदर आ रही है 50, तो 3 बसों के अंदर कितनी आएगी, मैं 3 को 50 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 50 को गुणा कर दो आप 3 से, तो 3 बसों में जितनी भी सवारी बैठ सकती है वो आ जाएगी। तो 5 या 15 यानी कि 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 150 सवारी बैठ सकती है 3 बसों के अंदर, ठीक है। तो अब जो है एक जीप में सवारी क्षमता, यानी कि एक जीप में सवारी क्षमता आ रही है 10, यानी कि एक जीप में 10 सवारी बैठ सकती है। तो ये जो 150 सवारी है ये कितनी जीपों में आएगा, तो आवश्यक जीपों की संख्या, तो 150 सवारी जो है कितनी जीपों में आएगी, तो मैं 150 में यहाँ पर 10 का भाग दे दूंगा, ठीक है ना। तो 2 दे के यहाँ पर
50 लिखूँगा यहाँ पर, 150 भाजक यहाँ पर जो है 10 लिख दूँगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो है अगर 150 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 15, यानी कि ये जो 150 व्यक्ति है वो 15 जीपों के अंदर आ सकते हैं, नहीं 15 जीपों के अंदर बैठ सकते हैं। इस प्रकार से वह आसानी से आपको इसको हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 9, मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपये में खरीदी हो तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपये में खरीदी। तो देखो प्रश्न के अंदर आपको जो है 18 पुस्तकों का मूल्य दे रखा है 828 रुपये। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि 18 पुस्तकों का मूल्य दे रखा 828 रुपये। ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य मैं क्या करूँगा, इस कुल मूल्य के अंदर कुल पुस्तकों का भाग दे दूंगा, यानी कि 828 में 18 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास एक पुस्तक का मूल्य आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मूल्य है यहाँ पर 828 और इसके अंदर भाग दे दूंगा मैं यहाँ पर कुल पुस्तकों का, यानी कि 18 का भाग दे दूंगा। तो दो देखे 828 के अंदर 18 का भाग दो यहाँ पर, तो आएगा 46। तो यहाँ पर लिख दूंगा 46, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है हमारे पास, 46 रुपये आया। तो मैं नीचे लिख दूंगा अतः मनोज ने एक पुस्तक जो है 46 रुपये में खरीदी। इस प्रकार आसानी से आपको जो है हल कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रविंद्र के पास 636 आम है तो बताइए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दर्जन जो होता है 12 के बराबर होता है। तो मैं जो है यहाँ पर लिख लूँगा कि एक दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के बराबर। ठीक है। अब जो है कुल आमों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 636। तो मैं लिख लेता हूँ कुल आम दे रखे हैं 636। तो यहाँ पर जो है ये जो आम है कितने दर्जन के बराबर है ये ज्ञात करना है। तो रविंद्र के पास आमों की संख्या, यानी कि दर्जन में आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 636 में मैं भाग दे दूंगा 12 का। ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएगी रविंद्र के पास दर्जन में आमों की संख्या, तो 636 में भाग दूंगा यहाँ पर 12 का। ठीक है। अगर मैं 636 में 12 का भाग दूंगा तो 53 आएगा मेरे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 53। तो यहाँ पर जो है रविंद्र के पास दर्जन में आमों की संख्या कितनी है, 53 दर्जन आम है उसके पास। ठीक है ना। तो अतः रविंद्र के पास 53 दर्जन आम है। इस प्रकार आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न नंबर 11, रक्षा के पास 2052 माला के मोती है, उसे बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी है, बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। तो देखो प्रश्न के अंदर माला के पास कुल मोती है 2052। तो मैं लिख लेता हूँ कुल मोती कितने हैं 2052, और माला को कितनी मालाएं बनानी है, 19 मालाएं बनानी है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मालाएं बनानी है, यहाँ पर मालाएं बनानी है कितनी, 19। अब ये बताना है कि एक माला में वो कितने मोती पिरोएगी। तो देखो एक माला में मोती पिरोएगी, कितने मोती पिरोएगी, आपको क्या करना है, ये जो कुल मोती है 2052 इसमें भाग दे देना है कुल मालाओं की संख्या का, 19 का। ठीक है। तो दो दे के यहाँ पर लिखूँगा मैं 2052, इसमें जो है भाग दूंगा, यानी कि भाजक का चिन्ह 19 का भाग दे दूंगा इसमें। ठीक है। तो दो दे के 19 का भाग 2052 में अगर हम 19 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 108। ठीक है। यानी कि जो माला है वो जो है एक माला में 108 मोती पिरोकर जो माला बनाएगी। ठीक है। तो अतः रक्षा एक माला में 108 मोती पिरोएगी। इस प्रकार से वो जो है प्रश्न नंबर 11 को भी आपको हल कर लेना है। अब देखो आगे हल करेंगे हम प्रश्न नंबर 12, 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है, अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है तो सभी चॉकलेट के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कुल चॉकलेटों की जो संख्या है वो दे रखी है 576। तो मैं लिख लेता हूँ कुल चॉकलेट बराबर 576, और इन चॉकलेटों को डिब्बे में पैक करना है। तो एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक डिब्बे में आने वाली चॉकलेट कितनी है, 24। तो ये जो 576 चॉकलेट है वो कितने डिब्बों में आएगी, तो मैं जो है 24 का भाग दे दूंगा 576 में। तो डिब्बों की संख्या बराबर यहाँ पर जो है
कुल जो चॉकलेट है उसके अंदर जो है एक डिब्बे में जितनी चॉकलेट आती है उसका भाग दे देना है। यानी कि 576 में यहाँ पर भाग देंगे हम 24 का। तो देखो यहाँ पर जो है 576 में हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो आएगा यहाँ पर 24। ठीक है, तो यानी कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी हमें? 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी 576 चॉकलेट पे करने में। तो मैं लिख लेता हूँ, अतः सभी चॉकलेट के लिए 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न के अंदर। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पर 13। मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्ति में पौधे लगा पाएगा? तो देखो प्रश्न के अंदर कुल पौधों की जो संख्या है वो 660 दे रखी है। तो आम के पौधों की संख्या है यहाँ पर 660। ठीक है, और प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति के अंदर 15 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो एक पंक्ति पौधों की संख्या लगा रहे हैं 15। तो ये जो 660 पौधे हैं वो कितनी पंक्तियों के अंदर लगाए जाएंगे ये ज्ञात करना है आपको। तो अतः खेत में 660 पौधे लगाने के लिए आवश्यक पंक्तियों की संख्या, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 660 के अंदर 15 का भाग दे दूँगा। तो 2 देके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि 660 में भाग दूँगा 15 का। अब देखो 660 में आपको भाग देना है 15 का यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास आएंगे 44। तो ये जो 660 पौधे हैं ये लगाए जाएंगे 44 पंक्तियों के अंदर। तो लिख देता हूँ कि अतः मदन 44 पंक्तियों में 660 पौधे लगा पाएगा। इस प्रकार से आसानी से आपको जो हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 14। टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 किलो को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा जाए। तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा केले मिलेंगे? तो देखो प्रश्न के अंदर 2 टीमें दे रखी है, टीम 1 और टीम 2। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीम 1 की। ठीक है, अब देखो टीम 1 के अंदर जो है 6 खिलाड़ी है कुल। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूँ कि खिलाड़ियों की संख्या, टीम 1 के अंदर कुल 6 खिलाड़ी है और कितने केले बांटे जा रहे हैं इन 6 खिलाड़ियों के बीच में? 150 केले बराबर बांट रहे हैं। तो केलों की संख्या कितनी है? केलों की संख्या है टीम 1 के लिए 150। तो एक खिलाड़ी के कितना केला आएगा? तो देखो प्रत्येक खिलाड़ी को केले मिलेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को केले कितने कितने मिलेंगे? तो मैं 150 में यहाँ पर 6 का भाग दूंगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 150 भाजक 6। तो 2 देके यहाँ पर भाग दो 150 में 6 का। तो यहाँ पर आएंगे 25, यानी कि टीम 1 के प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 केले मिलेंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं टीम 2 की बात। अब देखो टीम 2 में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? टीम 2 के अंदर भी कुल खिलाड़ी 6 ही है। तो खिलाड़ियों की संख्या, टीम 2 के अंदर भी खिलाड़ी कितने हैं? कुल 6 ही है। अब इसके अंदर जो है टीम 2 के अंदर कुल कितने केले बांटे जा रहे हैं? 192 केले बांटे जा रहे हैं इसमें। तो केलों की संख्या कितनी है इसमें? 192। अब बताओ 192 किलो को अगर बराबर काट बांटे 6 खिलाड़ियों में तो एक खिलाड़ी की कितने पाती आएंगे? तो देखो प्रत्येक खिलाड़ी को केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे? अगर हम 192 में 6 का भाग दे दें तो ये जो है एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे केले एक प्रत्येक खिलाड़ी में। तुम करो देखे 192 में भाग दे दो यहाँ पर जो है 6 का। तो देखो यहाँ पर 192 में अगर हम 6 का भाग दें तो यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, तो टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को 32-32 केले मिल रहे हैं। तो देखो टीम 1 के प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 केले मिल रहे हैं और टीम 2 के खिलाड़ियों को 32-32 केले मिल रहे हैं। तो अंतर कितने कितने का आ रहा है प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर? यानी कि मैं क्या करूँगा 32 में से यहाँ पर जो है 25 घटाऊँगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 32 माइनस 25। अब देखो 32 में से यहाँ पर 25 में घटाऊँगा तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7। यानी कि टीम 2 के जो खिलाड़ी है उनको 7-7 केले ज़्यादा मिल रहे हैं टीम 1 की अपेक्षा। ठीक है ना, तो ये जो आपको बता देना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि टीम 2 के खिलाड़ियों को जो ज़्यादा केले मिल रहे हैं वो कितने कितने मिल रहे हैं? 7-7 केले ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लिख दो यहाँ पर स्पष्ट है कि
टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और ये अंतर प्रति खिलाड़ी 7 केलों का रहेगा। इस प्रकार शानदार उत्तर इसका दे देना है। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 15। एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये है। तो बताइए किस बस में किराया अधिक है, वह कितना अधिक है। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में बोल रखा है कि साधारण बस में 6 सवारियों का जो किराया है वो 150 रुपये है। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि साधारण बस में 6 सवारियों का किराया यहाँ पर दे रखा है आपको 150 रुपये। ठीक है। तो 6 सवारियों का किराया 150 रुपये है, तो एक व्यक्ति का किराया यानी कि प्रति व्यक्ति किराया कितना हो जाएगा। अतः प्रति व्यक्ति किराया हो जाएगा यहाँ पर 150 में मैं 6 का भाग दे दूंगा। ठीक है ना। तो 2 दे के यहाँ पर लिखूंगा मैं 150, यहाँ पर लिखूँगा 150 भाजक और 6, 150 में 6 का भाग दूंगा। तो 2 दे के यहाँ पर 150 में मैं 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएंगे 25 यहाँ पर, है ना। तो ये लिख दिया मैंने, प्रति व्यक्ति किराया हो गया यहाँ पर 25 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पर जो है द्रुतगामी बस में। तो द्रुतगामी बस में 6 सवारियों का किराया कितना है। द्रुतगामी बस में है 6 सवारियों का किराया यहाँ पर 190 रुपये। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति किराया कितना हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अतः प्रति व्यक्ति किराया हो जाएगा यहाँ पर 192 में दूंगा 6 का भाग। ठीक है ना। तो 2 देके यहाँ पर लिखूँगा 192 और भाजक यहाँ पर लिखूँगा 6। ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह, 192 में मैं 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 32। ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 रुपये प्रति व्यक्ति किराया इस द्रुतगामी बस में। अब देखो इनका अंतर कितना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ अंतर है 32 में से मैं 25 घटाऊँगा यहाँ पर। ठीक है। तो घटाओ देंगे, यहाँ पर लिखूँगा 32 माइनस 25, 32 में से 25 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 7 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 रुपये प्रति व्यक्ति किराया का अंतर है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि द्रुतगामी बस में ज़्यादा किराया लग रहा है और साधारण बस में कम किराया लग रहा है। और द्रुतगामी बस में कितना रुपये किराया लग रहा है, यानी कि 7 रुपये प्रति व्यक्ति ज़्यादा किराया लग रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि अतः स्पष्ट है कि द्रुतगामी बस का किराया 7 रुपये प्रति सवारी अधिक है। इस प्रकार से जो है इसका उत्तर लिख देना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न के अंदर। देखो प्रश्न नंबर 16। यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो है 15 साइकिलों की कीमत दे रखी है 24,405। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 15 साइकिल की कीमत दे रखी है 24,405 रुपये। तो ये लिख दी मैंने। तो अब जो है एक साइकिल की कीमत निकालनी है, तो एक साइकिल की कीमत, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है 24,405 में जो है 15 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास जो है एक साइकिल की कीमत निकल कर आ जाएगी। तो दो जगह यहाँ पर लिखूँगा मैं 24,405। अब 24,405 में भाग देना है यहाँ पर 15 का। तो 2 देके यहाँ पर भाग देंगे 24,405 के अंदर 15 का। तो यहाँ पर जो है रुपये आ गए मेरे पास 1627। तो 1627 रुपये यहाँ पर आ गए। तो एक साइकिल की कीमत कितनी हो गई, एक साइकिल की जो कीमत है वो हो जाएगी 1627 रुपये। तो लिख दिया आता है एक साइकिल की कीमत 1627 रुपये है। इस प्रकार आपको हल कर लेना है। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 17। दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है, यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इस प्रश्न के अंदर जो है पहली संख्या आपको दे रखी है 27। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी पहली संख्या बराबर यहाँ पर 27। अब आपको जो है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4131। तो लिख लेता हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है यहाँ पर 4131। ठीक है। तो दूसरी संख्या हमें जो है ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी यहाँ पर 4131 में मैं भाग दे दूंगा 27 का। तो 2 देखें यहाँ पर 4131 भाजक यहाँ पर आ जाएगा 27। ठीक है।
4131 के अंदर भाग दूंगा मैं यहाँ पर 27 का, ठीक है ना। भाग देने पर मेरे पास आएगा यहाँ पर 153, यानी कि यहाँ पर जो है दूसरी संख्या कितनी आई, दूसरी संख्या आ गई यहाँ पर 153, अतः दूसरी संख्या 153 है। इस प्रकार जो आपको हल कर लेना है। अब देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तो देखो प्रश्न नंबर 18, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो है व्यक्ति का वार्षिक वेतन दे रखा 65,520 रुपये। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि व्यक्ति का वार्षिक वेतन है 65,520 रुपये। अब देखो प्रतिमाह कितना होगा वेतन। तो देखो एक वर्ष के अंदर महीने कितने होते हैं, एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो होते हैं 12। तो ये लिख लिया एक वर्ष में महीने 12। तो अब जो है 12 का भाग दे दूंगा 65,520 में, तो प्रति महीने की जो है वेतन आ जाएगा उसमें। तो प्रतिमाह वेतन कितना होगा, प्रतिमाह वेतन में जो है 65,520 में जो है भाग दे दो 12 का यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दे के यहाँ पर लिखूँगा 65,520 भाजक यहाँ पर 12, तो 12 का भाग दूंगा इसके अंदर। तो 2 देके 65,520 में दूंगा मैं 12 का भाग। 65,520 में अगर 12 का भाग दें तो यहाँ पर आएगा 5,460 रुपये। तो प्रति महीने की जो वेतन है वो कितना होगा, 5,460 रुपये हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अतः व्यक्ति का प्रति माह वेतन है 5,460 रुपये है, ठीक है। इस प्रकार आपको हल कर लेना है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 19, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी है, गणतंत्र दिवस पर 6,250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए, बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो देखो यहाँ पर विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1250। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1250 विद्यार्थी है कुल, ठीक है। और गणतंत्र दिवस पर लड्डू कितने बांटे गए, 6,250 लड्डू बांटे गए। तो लिख दो यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस पर वितरित कुल लड्डू 6,250। तो यहाँ पर जो है एक विद्यार्थी के कितने लड्डू पाते आए, तो मैं 1250 का भाग दे दूंगा 6,250 के अंदर। तो जितने भी लड्डू आए प्रत्येक विद्यार्थी के आ जाएंगे, है ना। तो प्रत्येक विद्यार्थी को लड्डू मिले, देखो कितने कितने लड्डू मिले। यहाँ पर क्या करना है, आपको भाग दे देना है 6,250 में 1250 का। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 6,250 भाजक का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर और 1250। तो लगाओ भाग इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। भाग लगाने पर आएंगे हमारे पास 5 लड्डू, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो है 5-5 लड्डू यहाँ पर मिले। तो लिख दो नीचे लाइन, अतः प्रत्येक विद्यार्थी को 5 लड्डू यहाँ पर मिले, ठीक है ना। इस प्रकार हल कर लेना है प्रश्न नंबर 19 को। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है 20, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया, बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा। तो देखो यहाँ पर जयपुर से दिल्ली जाने में जो है यहाँ पर यात्रियों का कुल जो किराया लगा वो लगा 77,500। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कुल किराया दिया गया, कुल किराया कितना दिया गया, 77,500 रुपये दिया गया कुल किराया, ठीक है। और कुल यात्रियों की संख्या कितनी है, 124 यात्री है कुल। देखो कुल यात्रियों की संख्या यानी कि कुल यात्री कितने हैं, कुल यात्री है यहाँ पर 124, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक यात्री का जो है किराया निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे, तो प्रति व्यक्ति किराया। तो एक व्यक्ति का कितना किराया आएगा, वो आएगा यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ पर 77,500 में जो है मैं भाग दूंगा 124 का, तो भाजक 124 लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 77,500 में अगर आप 124 का भाग दोगे तो आपके पास जो भागफल आएगा वो आएगा 625 रुपये। तो ये लिख दिया 625 रुपये, यानी कि एक यात्री पर जो भार पड़ेगा वो 625 रुपये का भार पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ मैं कि अतः प्रति यात्री 625 रुपये किराया लगा। इस प्रकार से आसानी से जो है इस प्रश्नावली को हल कर लेना है, ठीक है ना, वेरी सिंपल।